Good morning, my dear. This is Miraj, and today we are going to talk about our chapter. Basically, हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को जूम मीटिंग पे लास्ट 2 डेज से पढ़ रहे हैं। ठीक। और हमने इसके अंदर काफ़ी चीज़ों के बारे में स्टडी किया और हम काफ़ी कुछ जान भी चुके हैं। ठीक। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी पूछे और उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस भी किया। नाउ इट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्वेश्चंस को एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन कंसिडर करें। ठीक। क्योंकि जैसे कि पैटर्न चेंज हो गया है और फर्स्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ऑप्शनल क्वेश्चंस क्या होते हैं? दीज आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। इवन दे टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स अ लिटिल बिट, लेकिन मोस्टली क्या होता है वो एप्लीकेशन बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक। जैसे कि हम जब सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप व्हाट अबाउट द मेटल्स, कि मेटल्स क्या हैं। लेकिन इन केस ऑफ जब हम ऑप्शनल की बात करेंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि मेटल क्या होती हैं। ठीक है। वो पूछेंगे आपसे कि विच मेटल इज़ गुड इन विच प्रॉपर्टी, और कौन सी मेटल्स किस तरीके से यूज़ की जा सकती है और किस मेटल्स का क्या जनरल यूज़ है, या फिर कौन सी मेटल ज़्यादा एविडेंस में पाई जाती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जनरली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड हैं और इनको जनरली यूज़ किया जाता है लाइफ में। तो उससे रिलेटेड ही इस क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादातर बात होती है। तो आपको याद रखना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखना है कि हम जब एक टर्म टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस फर्स्ट टर्म में देने जा रहे हैं, तो हमारा स्टडी करने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चंस उसमें सामने से हम देख पाएंगे पेपर में। ठीक है। तो पेपर तो अभी बना नहीं है तो किस तरह का होगा, लेकिन जो पुराने आइडियाज़ लगाए जा सकते हैं कि किस तरह के ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं उस पर हम फोकस जनरली कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो चैप्टर है दैट्स टॉक अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। तो मेटल्स जनरली हम इनकी डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो कंसिडर अ मेटल अराउंड यू, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो आपने देखा होगा आयरन, देखा होगा एल्युमिनियम, देखा होगा अपने घर में, आपने पोर्ट्स वगैरह देखे होंगे, साइकिल, मोटर बाइक जिसमें लोहे का फ्रेम लगा होता है, गेट्स होते हैं। ठीक। मतलब डोर, तो दरवाजे वगैरह होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जनरली अब मेटल्स की बनाई जाती हैं। ठीक। तो मेटल्स जो है हमारी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल है इसका, और टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम इसको अपनी जनरल लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से और काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ मोस्टली डिपेंड्स होती है हमारी सराउंडिंग पर। और हमारी सराउंडिंग में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो मेटल्स की बनी होती हैं। ठीक है। ओके। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं मेटल्स की, तो जनरली जो मेटल्स होती हैं आपने देखा होगा कि ये सॉलिड स्टेट में ही पाई जाती हैं। ठीक है। तो अगर सॉलिड स्टेट में जैसे कि सिर्फ एक मेटल है मरकरी, आपने देखा होगा शाइनी कलर का सिल्वरी लिक्विड होता है जिसे मरकरी बोलते हैं। सिर्फ यही सिंगल मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, बाकी नॉर्मली सारी मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड स्टेट में ही रूम टेम्परेचर पर पाई जाती है। ठीक है। जैसे आयरन सॉलिड होता है, कॉपर सॉलिड होता है। ठीक है। दीज ऑल द मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट इन आर सराउंडिंग। ठीक है। और मेटल्स हार्ड होती हैं, दैट्स मीन हम जनरली जानते हैं कि मेटल्स हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो हार्ड नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। दीज आर सम मेटल्स दोज वर नॉट हार्ड। ठीक है। उसके बाद मेटल्स जो होती हैं लस्टेरियस होती हैं। लस्टेरियस मीन अगर आप इनको थोड़ा सा भी घिसें, इनकी सरफेस को साफ कर दें, तो ये क्या करती हैं, शाइनी हो जाती हैं, यानी कि चमकने लगती हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ मेटल्स के कलर्स जो होते हैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, ग्रे और ग्रे ब्लूइश कलर के कलर्स होते हैं इनके। ठीक। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की सरफेस की बात करूं तो वो हल्की सी ब्लूइश कलर की होती है। अगर मैं बात करूं सिर्फ दो मेटल्स हैं जिनके कलर्स इन मतलब ग्रे और ब्लूइश नहीं होते, दोज आर द कॉपर्स एंड द गोल्ड, बिकॉज दीज बोथ द मेटल्स हैव द गोल्डन कलर ऑफ देमसेल्व्स, और कॉपर इज फाउंड इन अ ब्राउन कलर। अंडरस्टैंड। मेटल्स मेलिएबल हैं। मेलिएबल्स मीन होता है कि आप अगर इनको बीट करें, मीन हैमर से बीट करें अच्छे से, तो आप क्या देखेंगे, ये एक प्लेट या फिर एक शीट के रूप में तैयार हो जाएंगे, यानी कि एक लंबी सी शीट बना देंगे। अंडरस्टैंड। डक्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि इनको खींच के क्या किया जा सकता है, एक वायर के रूप में आप इनको बहुत लंबे रूप मतलब वायर बना सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ वायर से रिलेटेड बात हम करते हैं, तो इसमें जो पॉइंट आता है दैट इज़ अबाउट
ओके, लेट मी टेक अ कलर सिंपली। ओके, तो अगर मैं वायर की बात करता हूँ तो इन केस ऑफ वायर क्या होगा कि आप ये गोल्ड के केस में अगर हम 1 ग्राम, सिर्फ ओनली 1 ग्राम गोल्ड ले लें और अगर हम इसको इसकी डक्टिलिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये लगभग लगभग 2 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ वाली एक वायर तैयार कर सकते हैं हम ओनली फ्रॉम द 1 ग्राम। अगर मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द मेटल इज मोर मेलिएबल एंड मोर डक्टाइल, देन यू हैव टू आंसर कि लाइक द गोल्ड इज़ द मोर मेलिएबल एंड द मोर डक्टाइल, बिकॉज हम इसकी बहुत पतली बहुत बारीक शीट बना सकते हैं और विद दैट वी कैन ऑल्सो make a wire that is 1 gram. Out of 1 gram we can make a wire of 2 kilometer long. ठीक है, तो जो गोल्ड होता है ये सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है और सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद कौन सी मेटल आती है, लेट मी क्लियरफाई वन थिंग। हम लोग पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली बार भी पढ़ा था अबाउट द एटम्स, आई थिंक दैट इज़ इन 9th स्टैंडर्ड। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होती हैं उसके जब मेटल्स के केस में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था अपना न्यूक्लियस वाला एक्सपेरिमेंट, तो उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया था, एक गोल्ड फॉयल का यूज़ किया था। बिकॉज गोल्ड फॉयल का यूज़ करने का रीज़न यही था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मिलिएबल यानी कि बहुत पतली उसकी सीट बनाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स का जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि आप एक लार्ज टेम्परेचर तक जब इनको हीट करेंगे तब क्या होती हैं, ये मेल्ट होना शुरू होती हैं। लेकिन देयर आर सम ऑफ द मेटल्स दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इवन अगर मैं गैलियम और सीजियम की बात करूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर का, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है उससे भी कम होता है। तो अगर गैलियम और सीजियम की बात करूं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट मतलब पॉइंट अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड मीन 29 पॉइंट समथिंग के लगभग होता है। और इस टेम्परेचर पर अगर आप इन्हें अपने पाम पर भी रख लें, मतलब अपने हाथ पर हथेली पर भी रख लेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो ये जस्ट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में नज़र आती हैं। बिकॉज जनरली वी कंसिडर द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस पर क्या है ये नॉर्मली हमें सॉलिड स्टेट में दिखती हैं। लेकिन अगर हम इससे सिर्फ और सिर्फ उससे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो दे विल मेल्ट। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी द मेटल्स हैव, दे हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ऑफकोर्स उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। ठीक है, ये दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स। तो जो मेटल्स होती हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होती हैं। ठीक, जैसे कि आप इनकी वन साइड को अगर आप हीट करना शुरू कर दें तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वन प्लेस टू अदर अब अदर उसकी जो टर्मिनल होगी वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, यानी कि टेम्परेचर इसके अंदर ट्रेवल करता है, यानी कि हीट इसके अंदर बहुत आसानी से ट्रेवल करती है। अगर मैं पूछूं कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है तो आपको याद रखना है दीज आर सिल्वर एंड कॉपर, दीज बोथ ऑफ देम आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और अगर हम लीस्ट या पुअर कंडक्टर्स की बात करें तो दोज आर टू ऑफ द मेटल्स, दोज आर लेड एंड द मरकरी। इन केस ऑफ मरकरी हीट के बारे में अगर बात करें तो अगर हम मरकरी को हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये एक्सपेंड करने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं इसके बारे में कि जो मरकरी है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। और लिक्विड स्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उसे जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो वो एक्सपेंड करता है, मीन फैलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो होगी हमारे पास वो होगा लेड एंड मरकरी, और जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे वो होगा सिल्वर और कॉपर। अच्छा जी, अब अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं, तो यहाँ पर भी वही जो एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में लिए थे कि द गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो थे सिल्वर और कॉपर, तो सिमिलर इज अप्लाइड ओवर हियर, सिल्वर एंड कॉपर जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट which metal is the good conductor of heat and electricity, then you have just need to tell them कि the good conductor of heat and electricity are the silver। ठीक है, इस सिल्वर यानी कि वो सिल्वर मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। इसके अंदर बहुत आसानी से करंट पास
हो सकता है। द वन ऑफ फिश फ्रेंड्स वाज आस्किंग मी कि सर जनरली घरों में जो वायर्स यूज़ होती हैं अच्छी क्वालिटी की, दोज वर ऑफ मेड अप ऑफ कॉपर, यानी कि वो कॉपर की वायर होती हैं। वाई डोंट बी यूज़ द सिल्वर? तो ये क्वेश्चन ऑब्वियस सा है कि यानी कि जब सिल्वर इतना अच्छा कंडक्टर है तो हम उसे यूज़ क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर इज़ नॉट जस्ट अ मेटल बिकॉज इट्स अ कॉइन मेटल्स, और ये ज्वेलरी में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जनरली ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर को, तो इट्स अ वेरी प्राइजिंग या प्रीसियस मेटल में हम इसे रखते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वायर्स के अंदर आप जब सिल्वर लगा देंगे तो आप सोच सकते हैं कि कंडीशन क्या होगी। ठीक, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी डू नॉट यूज़ सिल्वर और वी यूज़ कॉपर, क्योंकि ये हार्ड भी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर का यूज़ करने का रीज़न ये है कि ये चीप है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, और इसे आसानी से मतलब लॉन्ग टर्म में हम इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं बिकॉज ये टेम्परेचर या हीट को सस्टेन भी कर पाता है, मीन इतनी आसानी से ये मेल्ट भी नहीं होता। फिर बात करते हैं मेटल आर सोनोरस। सोनोरस मीन जब आप किसी मेटल्स के ऊपर हिट करते हैं तो आप देखते हैं कि उससे साउंड आती है। जैसे जनरली स्कूल्स में क्या होता है, बेल्स वगैरह लगी रहती हैं, तो इन बेल्स को अगर हम हिट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या होता है, एक साउंड निकलती है जनरली। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस। तो मेटल्स जो होती हैं जनरली सोनोरस होती हैं, यानी कि इन्हें बीट करने पर ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब बात करने वाले हैं हम नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो नॉन मेटल्स जो होती हैं ये तीनों ही स्टेट्स में पाई जाती हैं। जैसे सॉलिड जो अगर हम लिक्विड की बात कर रहे थे तो हमने पता किया था कि लिक्विड के केस में क्या होता है, अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो उसके अंदर अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो जैसा आपने देखा होगा कार्बन, यानी कि कोक जो होता है, कोक कार्बन कोयला, वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ऐसे सल्फर के येलो कलर के क्रिस्टल्स आते हैं, वो भी क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। फॉस्फोरस भी सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है। सॉलिड phosphorus could be of many colors, even it comes in black, it comes in white, it comes in yellow, even it comes in pink color too। ठीक है, तो इसके डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होते हैं, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में ही आता है। ठीक है, अगर हम लिक्विड की बात करें तो जो नॉन मेटल्स हैं इनमें भी एक ही नॉन मेटल्स पाया जाता है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, दैट इज़ ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन एक गैस है, लेकिन हम वी कंसिडर इट अ गैस बिकॉज इट कम्स इन द ग्रुप ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगर गैसेस स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, देयर आर मैनी मोर, दोज वर फाउंड इन द गैसेस स्टेट। ठीक है, तो जनरली अगर पीरियोडिक टेबल में मैं बात करता हूँ तो पीरियोडिक टेबल में अराउंड 98 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और वी नो टोटल एलिमेंट्स जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हैं दोज वर 118। ठीक है, तो जब 18 एलिमेंट्स क्या हो गए, उसके अंदर सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, मेटल्स होंगे और दोज वर इन सॉलिड स्टेट, तो रेस्ट ऑफ आर मीन लगभग 20 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगी, नॉन मेटल्स होंगी या फिर मेटेलॉइड्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ दो ही चीज़ों की बात कर रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल्स की, तो यहाँ पर हम बाकी को कंसिडर करेंगे एज ए नॉन मेटल। ठीक है, तो हमें पता चला कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में भी हैं, गैस लिक्विड स्टेट में भी हैं, गैसेस स्टेट में भी हैं, और हमने मेटल्स के बारे में स्टडी किया था वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ही पाई जाती हैं। अब नॉन मेटल्स जो होती हैं ये सॉफ्ट होती हैं। ठीक, सॉफ्ट मीन आप इन्हें दबाकर प्रेशर अप्लाई करके आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड इज़ ए नेचुरली हार्डेस्ट मेटल है और सब्सटेंस है ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर हार्ड सब्सटेंस है तो दैट इज़ डायमंड। ठीक है, और डायमंड क्या होता है, एलोट्रॉप होता है। हमने टेंथ में पढ़ा था कि देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वन इज़ ग्रेफाइट, डायमंड एंड द अदर वन इज़ फ्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या हैं, ये जो होते हैं 3 एलोट्रॉप्स हैं जिसके अंदर ऑलराइट। तो हम बात कर रहे थे कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड हुआ करती थी, और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, लेकिन एक मेटल्स है जो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट है, नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, यानी कि ये शाइन नहीं करती। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है आयोडीन का। आयोडीन क्या होती है, ये शाइन करती है। अंडरस्टैंड,
फिर नॉन मेटल्स आर मिलिएबल, यानी कि नॉन मेटल्स जो होती हैं आर नॉट मिलिएबल, यानी कि आप इनकी शीट नहीं बना सकते, तो दीज कुड नॉट बी बीटन टू मेक अ शीट। और दीज आर नॉट डक्टाइल, मीन्स आप इनकी वायर भी नहीं बना पाएंगे। तो नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके नॉन मेटल्स जो होती हैं जो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं और लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं दोज आर वेरी वेरी लो, यानी कि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर ही ये क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। और नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स, और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे सॉलिड और लिक्विड्स के, वो भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा लो होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लो रहती हैं। अब नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होती हैं, यानी कि इनके अंदर हीट का कंडक्शन नहीं होता। ठीक है, जैसे वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द वुड एंड सम अदर एग्जाम्पल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, तो एक्सेप्ट ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट जो होता है ये एलोट्रोप कार्बन है, जैसा हम स्टडी कर रहे थे डायमंड, कार्बन एंड फ्लोरीन, तो इसी तरीके से जो ग्रेफाइट होता है वो भी क्या होता है, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, यानी कि इन्हें बीट करने पर इनसे कोई भी आवाज़ नहीं आती, तो ये जो होती हैं नॉन सोनोरस या फिर कोई भी आवाज़ नहीं करती। That is, we need to understand some of the chemical reactions of the metals और non metals, और ये किस तरीके से reactions take place करती हैं। तो जनरली जो सबसे पहला एग्जाम्पल जो लिया जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, दैट इज़ द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक, तो व्हेन एनी ऑफ द मेटल्स विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और ये फॉर्म करती हैं अपने ऑक्साइड्स, तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो अपना ऑक्साइड बनाती है। तो जब हम कॉपर को हीट करते हैं, ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी फर्स्ट चैप्टर में, कि जब हम कॉपर को हीट करते हैं और उसके ऊपर से ऑक्सीजन को पास कराते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनता है। जब हम पास कराते हैं ऑक्सीजन को, तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक कॉपर ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर जनरली कलर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो कॉपर होता है ये ब्राउन कलर का होता है, और जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को पास कराएंगे, तो ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। व्हेन एल्युमिनियम इज़ हीटेड, यानी कि जब एल्युमिनियम को हीट करते हैं और उसके ऊपर से आप ऑक्सीजन को पास कराएंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो बनकर आएगा एल्यूमिना। अंडरस्टैंड, तो ये एल्यूमिना बनकर आ जाता है। और हम जानते थे एल्यूमिना का नेचर कैसा होता है, एल्यूमिना का नेचर होता है एम्फोटेरिक, यानी कि इट कैन रिएक्ट विद एसिड एंड इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द बेस। तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, और अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब भी सॉल्ट बनाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ NaOH के साथ तो ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इस रिएक्शन को जनरली ध्यान से देख लेना। फिर बात करते हैं, सम मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, तो सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं या फिर उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं, क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व होने पर क्या बना लेंगे, बेस बना लेंगे। तो जब अगर सोडियम के साथ हम ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक, और यही सोडियम ऑक्साइड को अगर हम क्या कर दें, वाटर के साथ मिक्स कर दें, तो ये बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो एक बेस है। इसी तरीके से अगर पोटेशियम की रिएक्शन करवाई जाए ऑक्सीजन, तो हमारे पास पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, और उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और दीज बोथ ऑफ देम आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। Some metal oxides show acidic and basic properties, they are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे कि हम बात कर रहे थे जिंक ऑक्साइड की और एल्युमिनियम ऑक्साइड की, ये क्या करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ बोथ शो करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैम वी कॉल दैम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अगर एल्यूमिना की रिएक्शन हमने कराई HCl के साथ, तो एल्युमिनियम
क्लोराइड बनेगा। और इसी तरीके से अगर हमने एलुमिना की रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बना लेगा सोडियम एल्यूमिनेट। दिस फार्मूला इज सोडियम NaAlO2. Understand, these are the very important reactions you have to keep in your mind. Even we know about all of them, but we really need to consider them as a strong point of view, because that will help us to gain good marks in our examination. Okay, the reactivity of different metal with oxygen is different. Of course, यानी कि कोई भी metals की reactivity जो होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, या फिर वो ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि जो पोटेशियम होता है दैट इज़ द मोर रिएक्टिव मेटल्स इन रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक, उसके बाद सोडियम आता है, दूसरी मेटल्स आती हैं और हाइड्रोजन तक हम पहुंच जाते हैं। Like metal like potassium and sodium react vigorously with the oxygen and catch fire if kept in open. यानी कि अगर आप क्या करें, सोडियम और पोटेशियम को सिर्फ ओपन में रख दें तो ये बहुत तेज़ी से क्या होती है, आग को पकड़ लेती है, क्योंकि ये क्या करती है, वाटर का जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगी और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से दिस इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और जिसकी वजह से क्या होगा, ये आग को पकड़ लेगी, यानी कि कैच फायर कर लेगी। हेंस दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट बर्निंग। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या करता है, इस पोटेशियम और सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम इज हीटेड, इट बर्न्स इनटू अ ब्राइट फ्लेम। यानी कि अगर आप मैग्नीशियम को हीट करें, हीट जैसे फॉर एग्जांपल हमने लैब में क्या आता है, मैग्नीशियम वायर आती है, छल्ला सा होता है। ठीक है, तो अगर हम उसे तोड़ लें और तोड़ने के बाद अगर कैंडल के ऊपर हीट करते हैं तो एकदम ब्राइट डिजलिंग फ्यूम के साथ जलने लगता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट इसमें क्या होता है, ये एक डिजलिंग वाइट कलर की फ्लेम के साथ जलेगा, जिससे हम नोटिस करते हैं कि ये ब्राइट कलर की फ्लेम जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अगर हम आयरन को हीट करते हैं तो ये ग्लो करता है ब्राइटली, ठीक है, और उसके साथ जलने लगता है ये, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड बनाता है। इफ़ कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न बट फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यानी कि कॉपर को हीट करने पर, जैसा हम लास्ट रिएक्शन में देख रहे थे कि जब हम कॉपर को हीट करते हैं और इसके ऊपर ऑक्सीजन को पास कराते हैं तो हम देखेंगे कि हमें एक ब्लैक कलर की कवरिंग बन जाएगी इसकी प्लेट्स के ऊपर, लेकिन ये बर्न नहीं होता। Silver and gold does not react with oxygen even at a high temperature because these are very noble metals. Nobles mean ये बहुत ज़्यादा नॉन रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। एंड वन ऑफ इज प्लेटिनम ऑल्सो विद दैम। ठीक है, सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर over it which prevent further oxidation. They are called self protecting metals. जैसा हमने क्रोजन के अंदर पढ़ा था, क्रोजन में हम क्या पढ़ रहे थे कि जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर वो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या करती हैं, क्रोड हो जाती हैं। लेकिन कुछ मेटल्स क्या हैं जिनकी ऊपरी लेयर जो होती है, जो ऊपर वाली लेयर होगी, दैट्स आई कैन से लाइक दिस लेयर जो होगी, ऊपर वाली सरफेस लेयर जो होगी वो रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड बनाती है, लेकिन ये ऑक्साइड लेयर इटसेल्फ एज ए वर्क एज ए प्रोटेक्टिंग सरफेस या प्रोटेक्टिंग लेयर ऑन ए मेटल। ठीक है, तो ये उसके ऊपर एज अ प्रोटेक्टिंग मेटल काम करने लगती है, जिससे क्या होता है, उसका प्रोटेक्शन इंक्रीज हो जाता है। अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई वी वर स्टडिंग अबाउट दिस। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस करे और दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू कंसिडर देम एंड वर्क ऑन देम, बिकॉज हर एक पॉइंट्स को आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक, उसकी एप्लीकेशंस को भी ध्यान रखना है। दिस एप्लीकेशंस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द एप्लीकेशन इटसेल्फ, और ये तुम्हारी मदद करेंगे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए।